नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। तो साथियों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को यहां पर देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 3 तक चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और आप सभी मित्रों ने भारी डिमांड किया है कि सर जो है आप प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करवा दीजिए। तो साथियों, आप सभी की डिमांड पर आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 के सभी महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को देखेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट की एक खास बात यह रहेगी कि यहाँ पर हम जो है डीआई के 10 प्रश्न हैं उनको भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए साथियों, शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के सभी सवालों को। तो पहला सवाल साथियों हम यहाँ पर देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है। यह प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है। बनावली में, चंदोदड़ो में, सूतकांगेडोर में, सुरकोटदा में और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी कि विकल्प डी यानी कि सुरकोटदा में। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और यहाँ से घोड़े की अस्थियों तथा एक कब्रगाह का अवशेष प्राप्त हुआ है। सुरकोटदा से समाधान की एक नई विधि यानी कि कलश समाधान का भी उदाहरण प्राप्त हुआ है और लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे कि घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है, तो वह जो है सुरकोटदा से मिला है और यह गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे दोस्तों कि भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था। 1421 से 1434, 1451 से 1489, 1489 से 1517 ईस्वी और 1517 से 1526 ईस्वी। तो दोस्तों, आप भी इस प्रश्न का उत्तर सोचिए और मैं अभी आपको इसका सही उत्तर बताता हूं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 1489 से 1517 ईस्वी। अब पूरा व्याख्या देखेंगे कि सिकंदर लोदी का जो शासनकाल है वह 1489 से 1517 ईस्वी तक था। बहलोल लोदी का पुत्र एवं यह उनका उत्तराधिकारी था। इसका मूल नाम जो है निजाम खां था और यह 16 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यह स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था और सिकंदर लोदी से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वह कि आगरा शहर की स्थापना किसने की। तो इसने जो है आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में किया गया था और इसकी मृत्यु जो है वह 21 नवंबर 1517 को हुई थी। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मित्रों यहाँ पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। 1757 में, 1765 में, 1773 में और 1792 में। तो दोस्तों, आप भी इस प्रश्न का जो है अपने मन में उत्तर को सोचेंगे और मैं जब आपको उत्तर बताऊंगा तो आप जो है उससे मैच करेंगे और लास्ट में आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका इन 100 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 1773 में। अब आइए यहीं पर 1773 से पूरी जो है घटनाक्रम को वहाँ पर देख लेते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और यहाँ एक मुख्य तथा 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की गई जो अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे और इसका कार्यक्षेत्र जो था वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था। और जो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि सर एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और बाकी अन्य जो 3 थे वह चैम्बर्स था, लिमेस्टर था और हाइड इसके अन्य न्यायाधीश थे। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि जो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वह जो है सर एलिजा इम्पे जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे दोस्तों कि वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस आओ का नारा किसने दिया था। राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने और रामकृष्ण परमहंस ने। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प बी यानी कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अब इनसे संबंधित और जो प्रश्न बनेंगे उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे कि वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम जो है वह मूल शंकर था और इनका जन्म जो है गुजरात के मौरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। स्वामी बिरजानंद से उन्होंने वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की और वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करने का उद्देश्य से 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो दोस्तों, इस फैक्ट से 3-4 प्रश्न आपके क्लियर हो गए
कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, सॉरी आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो वह जो है महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। किस ईयर में की थी, 1875 ईस्वी में। और कहाँ पर की थी, तो वह जो है बम्बई में। आप दोस्तों एक बार मैं और क्लियर कर दूं कि आर्य समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी करेंगे, लेकिन आर्य समाज की स्थापना जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। अब आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम यहाँ पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो यहाँ पर आपको यह बताना है कि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था। महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषित कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय और पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प सी यानी कि बंगाल को विभाजित करने का निर्णय जो है यही प्रमुख कारण था किसका, स्वदेशी आंदोलन के लिए। अब यहाँ पर व्याख्या देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ था। यानी कि बंगाल विभाजन की जो प्रतिक्रिया है वह किसके द्वारा शुरू की गई थी, वह जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा शुरू की गई थी। 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी और स्वदेशी आंदोलन को ही बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। यानी बंग भंग आप समझ सकते हैं कि यह जो है बंगाल विभाजन का एक शॉर्टकट था। तो बंग भंग आंदोलन किसको कहा जाता है, स्वदेशी आंदोलन को। और जो है यह किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था, उसी के फलस्वरूप यह जो है आंदोलन उभरा था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे साथियों कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, BR अम्बेडकर जी और BN राव जी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था और BR अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा BN राव ने संवैधानिक सलाहकार की भूमिका का निर्वहन किया था। तो यहाँ पर जो है आप सभी साथी जो मैं फैक्ट्स आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आप उसे नोट करते हुए चलेंगे और जो भी एस्पिरेंट्स सीरियस हैं वह जो है वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। और दोस्तों इसी तरह के प्रश्न जो है वो आपको एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है या क्या सुरक्षित करना है, सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को और सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा को, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। तो दोस्तों आप जो है अगर कमेंट में प्रश्न का उत्तर नहीं लिखते हैं तो आप एक बार अपने मन में इस प्रश्न का उत्तर जरूर सोचिए और फिर मैं आपको जब सही उत्तर बता रहा हूँ तो आप उससे मैच करिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है। अब साथियों प्रश्न का पोस्टमार्टम करेंगे यहाँ पर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करना है। प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित करना है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे दोस्तों कि भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी। गुजरात ने, राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने और तमिलनाडु ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि राजस्थान के द्वारा जो है सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत किया गया था। तो व्याख्या में देखेंगे कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना हुई और इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों यहाँ पर कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, महासागर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है वह विकल्प यानी कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह सूर्य है। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं जो प्रश्न सूर्य से बनते हैं कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वह सूर्य है। सूर्य का बाह्य सतह जिसे कोरोना के नाम से जाना जाता है, वो वाला कोरोना नहीं जो बीमारी थी,
और इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कोरोना की खोज फ्रैनहोफर ने की थी और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सूर्य की ऊर्जा की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो साथियों, यहाँ पर हमने कई सारे फैक्ट देख लिए कि सूर्य की बाह्य सतह को क्या कहा जाता है, कोरोना। सूर्य का इसका तापमान यानी बाह्य सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसकी खोज किसने की थी, तो यह फ्रॉनहोफर ने की थी। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है और सूर्य में जो ऊर्जा होता है वह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। तो आप सभी इन फैक्ट्स को जरूर अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि मोरियाना खाई यानी कि मोरियाना ट्रंच किसके लिए प्रसिद्ध है। सबसे अधिक ज्वालामुखी के लिए, सबसे अधिक मूंगे यानी कोरल के लिए, पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए और सर्वाधिक जहाज डुबाने के लिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मोरियाना ट्रंच जो है वह पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु यानी कि सबसे गहरी खाई के लिए प्रसिद्ध है। मोरियाना या चैलेंजर ट्रंच यानी मोरियाना को हम चैलेंजर गर्त भी कहते हैं और यह प्रशांत महासागर में मोरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप के आकार में फैला हुआ है। इसकी उत्पत्ति प्लेटों के खिसकने से हुई और इस गर्त की खोज वर्ष 1948 में HMS चैलेंजर सेकेंड नामक जलवान द्वारा की गई और इस गर्त की अनुमानित गहराई 11,022 यानी कि 11.2 मीटर है और यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है, यानी कि 11.2 किलोमीटर, मीटर नहीं 11.2 किलोमीटर है और यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। 11.2 किलोमीटर, ठीक है, मीटर नहीं 11 किलोमीटर जो है इसकी गहराई और यह विश्व में सबसे गहरा गर्त है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे दोस्तों कि पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉपस, क्यूबिक फुट और क्यूबिक टन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि भूमंडलीय हेक्टेयर जो है पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की एक इकाई है। पारिस्थितिकीय पदचिन्ह या पदछाप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा का प्रतिपादन कनाडा के पर्यावरणविद विलियम रीस तथा मैथियास वाकेरनैगल ने किया था और उनकी कार्यावधि यह मापन करती है कि मानव ने पृथ्वी की कितनी वहन क्षमता का उपयोग कर लिया है। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की यह इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर के रूप में जानी जाती है। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है। ऊन, प्लास्टिक के कप, एल्यूमिनियम फॉइल और कांच की बोतल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि ऊन जो है वह जैव निम्नीकरणीय है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे मित्रों यहाँ पर कि डुगोंग नामक समुद्री जीव को जो कि विलोपन की कगार पर है वह क्या है। उभयचर यानी कि एम्फीबियन है, बोनीफिश है, शार्क है और स्तनधारी है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि स्तनधारी यानी कि मैमल। डुगोंग एक स्तनपायी मैमल यानी कि समुद्री जीव है। इसे आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, डुगोंग को इस समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। यह समुद्री घास खाने वाला एक शाकाहारी जानवर है और प्रतिवर्ष 28 मई को विश्व डुगोंग दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, 28 मई आप याद रखेंगे यह डेट कि इस दिन जो है विश्व डुगोंग दिवस मनाया जाता है। और भारत में यह मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है और इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण प्राप्त है। साथियों, आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि UPSSC लेखपाल का सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो है वो एग्जाम फर्स्ट चैनल से हो और यहाँ पर आपको उम्दा और क्वालिटी वाले कंटेंट जो है वह आपको परोसा जा रहा है। इसी चैनल पर होमगार्ड से लेखपाल से संबंधित जो है हिंदी का बैच भी चलाया जा रहा है, तो आप जो है उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि -18 डिग्री सेंटीग्रेड। हरित गृह प्रभाव एक जो है प्राकृतिक क्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती हैं। इन हरित गृह गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मुख्य रूप से जल वाष्प, मीथेन आदि गैसें शामिल हैं और इन गृह गैसों के अभाव में पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस और कन्नौज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कन्नौज को पूर्व का ग्रास के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्य कुछ ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे और सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज जो है वो अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है और वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है और यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? झिंगल, पलाश, महुआ और कोको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पलाश जो है वह उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे साथियों कि दृश्य रूप से जानकारी दिखाने के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस आवश्यक है? स्पीकर, मॉनिटर, प्लॉटर और प्रिंटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि जो दृश्य रूप से यानी कि आप किसी चीज़ को ऐसे देख सकें तो आप जो है कंप्यूटर में मॉनिटर पर ही किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे फिल्में देखना, फोटो देखना, तो यह सभी काम जो है वह मॉनिटर के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि प्रोग्रामों का वह समूह कौन सा है जो कंप्यूटर को वांछित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है? हार्डवेयर, उपयोगिता, कंपनी, कार्मिक और सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि सॉफ्टवेयर जो है वह एक प्रोग्राम का सेट होता है जो किसी स्पेसिफिक कार्य की करने की अनुमति देता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान अवस्थित है? कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर और अयोध्या। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि कुशीनगर में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान अवस्थित है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे साथियों कि उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश से उत्पादित उत्पाद को निर्यात हेतु प्रोत्साहन, समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना, औद्योगिक कामगारों को तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना और व्यावसायिक प्रशासन में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भी जो है दीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है? 10, 12, 16 और 20। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कुल जो है 20 विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में विद्यमान है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्नकाल में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 20 SEZ अधिसूचित किए गए थे और भारत में इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। जून 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य ने 31 जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत विभिन्न सेक्टरों IT, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा की पूर्ति व संचालित किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी जो है इस समय उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 31 SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वह संचालित किए जा रहे हैं। तो यह जो है अपडेट हो चुका है, तो आप 20 की जगह 31 याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? आगरा, लखनऊ, मिर्ज़ापुर और मेरठ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मिर्ज़ापुर जो है वह अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे कि मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्पष्ट उद्देश्य के लिए की थी? विधानसभाओं के अंदर पहुंचकर उनका नाश करने के लिए, प्रांतीय परिषदों के चुनाव लड़ने के लिए, प्रशासन में सहयोग के लिए और अंग्रेजों का खुला विरोध करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि विधानसभाओं के अंदर पहुंचकर उनका नाश करने के लिए। तो आइए पूरा व्याख्या देखेंगे कि वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने इलाहाबाद में कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी का गठन किया था, जिसे सामान्यतः स्वराज पार्टी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष CR दास तथा सचिव जो है मोतीलाल नेहरू बने और इसका प्रमुख उद्देश्य कांग्रेस के विधानसभाओं में पहुंचकर उनका नाश करना था, क्योंकि वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की अनुमति परिवर्तन विरोधियों को नहीं दी थी और सितंबर 1923 ईस्वी में
दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, स्वराजियों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिल गई थी। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन एवं प्रथम बैठक 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय सत्र में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष व संस्थापक सहजानंद सरस्वती थे और सहजानंद सरस्वती बिहार किसान सभा आंदोलन के प्रणेता और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक भी थे। चंदावर का युद्ध जो 1194 में हुआ था, राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है कहाँ पर? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर वर्तमान में जो है वह चंदावर की भौगोलिक स्थिति है। चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ और चंदावर जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 कि उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? 1947 में, 1951 में, 1950 में और 1948 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 1950 में। 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था, जिसे 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया और 9 नवंबर 2000 को इससे एक राज्य उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर बनाया गया और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तर प्रदेश जो है वह उत्तराखंड जो है राज्य बनाया गया। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बिरहा, ढोला मारू, कजरी और रसिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ढोला मारू जो है वह उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो यह तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी जो है इसका उत्तर जरूर जो है जानते होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का जो संगम है वहीं पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है फतेहपुर सीकरी में, कलियार में, देवा शरीफ में और गढ़मुक्तेश्वर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि देवा शरीफ में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है और उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक में एक बड़ा मेला लगता है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प है यानी कि हिंदी के साथ साथ उर्दू जो है वह उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा में शामिल है। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे कि हरदौल कथा विशेष रूप से किस क्षेत्र के लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि बुंदेलखंड। यानी कि हरदौल कथा विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे कि भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मुंशी प्रेमचंद का ही जो नाम है वह धनपत राय था। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और विधानसभा के अध्यक्ष को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त जो है वह अपना त्यागपत्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित करेंगे।
उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देते हैं। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त राज्यपाल को संबंधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकेंगे। 12वीं सदी में लिखित पुस्तक मिताक्षरा किस विधि से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि मिताक्षरा जो है वह हिंदू विधि से संबंधित पुस्तक है। मिताक्षरा पुस्तक हिंदू विधि से संबंधित है और मिताक्षरा विज्ञानेश्वर द्वारा 12वीं सदी में याज्ञवल्क्य की स्मृति पर लिखी गई टीका है जो उत्तराधिकार के जन्मसिद्ध अधिकार पर आधारित है और यह हिंदू संयुक्त परिवार और संपत्ति विभाजन के नियमों को परिभाषित करती है जो कि आधुनिक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे दोस्तों कि मिड डे मील योजना कब लॉन्च की गई थी, यानी कि हमको यह बताना है कि MDM कब लॉन्च किया गया था मिड डे मील। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि MDM जो है वह 1995 में शुरू किया गया था। मिड डे मील योजना 1995 में लॉन्च की गई थी। यह योजना 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुई। हालांकि तमिलनाडु ने 1960 के दशक में यह पहले से चल रही थी और इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को पोषण प्रदान कर शिक्षा को बढ़ावा देना है जो अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों अब मिड डे मील का जो नाम है वह प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के रूप में अब उसे जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति और सादिक अली समिति। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सादिक अली समिति जो है वह भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। सादिक अली समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है। सादिक अली समिति 1964 में राजस्थान में पंचायती राज की कार्यप्रणाली पर राज्य स्तरीय थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज सुधारों से जुड़ी प्रमुख समितियां जैसे बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता में शामिल नहीं है। तो यह जो है लोकल यानी कि राज्य तक ही सीमित थी, राजस्थान राज्य तक, इसलिए यह जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक राष्ट्रीय समिति नहीं है। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 2000, 1 जुलाई 2001, 1 अक्टूबर 2002 और 1 जनवरी 2003। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 1 जुलाई 2001। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? बलुई मिट्टी, सिल्टी मिट्टी, मटियार मिट्टी और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि बलुई मिट्टी में मिट्टी का सर्वाधिक कटाव होता है। DO लेटर का पूर्ण रूप है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर और डियर ऑफिसर्स लेटर और डुअल ऑफिशियल लेटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि डेमी ऑफिशियल लेटर जो है वह DO लेटर का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है यह बताना है। तो आप सभी साथी जो है इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर देंगे। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल और व जो है आते हैं। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे दोस्तों कि आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है योजक चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और अर्ध विराम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि आना जाना में योजक चिन्ह का जो है वह प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अतिशयोक्ति, दूरगति, मरीचि और निरधि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? यानी कि हमको यह बताना है कि इन चारों में कौन जो है शुद्ध लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 1, 3 और 4 यानी कि अतिशयोक्ति, मरीचि और निरधि यह जो है सही लिखा हुआ है, बाकी दूरगति जो लिखा है यह गलत लिखा है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 1, 3 और 4। दिए गए विकल्पों में अतिशयोक्ति, मरीचि और निरधि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं, जबकि दूरगति शब्द अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप जो है वह दुर्गति होगा, यानी कि ऐसे लिखा जाता है दुर्गति। तो यह जो है इसकी शुद्ध वर्तनी होगी। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 43 देखेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण का सही उदाहरण विकल्प है दूसरा, थोड़ा, कोई, कम, तीनों, कई, ज़्यादा, 5 किलो कम, चौगुना कम, 1 मीटर और उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प सी यानी कि ज़्यादा 5 किलो और कम जो है यह परिमाणवाचक विशेषण का सही उदाहरण है। ज़्यादा 5 किलो एवं कम शब्द परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु की नाप तौल की बोध करता है, जैसे शेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी इत्यादि। इसके मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निम्न में भाववाच्य है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता है और पत्र लिखा जाता है। तो आप सभी साथी जो है इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मोहन से बैठा नहीं जाता, यह जो है भाववाच्य का उदाहरण है। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? नारिकेल, चुगलखोर, आतिशबाजी और लफंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमको संकर यानी कि हाइब्रिड शब्द बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प बी यानी कि चुगलखोर जो है वो एक हाइब्रिड वर्ड है यानी कि संकर शब्द है। चुगलखोर संकर शब्द है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे थानेदार, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, टिकट घर। नारिकेल जो है वह तत्सम शब्द है और आतिशबाजी शब्द दोस्तों यह एक विदेशी शब्द है और यह जो है कंप्लीट में एक शब्द है, यह दो शब्दों के मेल से नहीं बना है। बाकी जो चुगलखोर है वह संकर शब्द है और आतिशबाजी जो है यह एक विदेशी शब्द है और लफंगा जो है यह देशज है। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे कि यहाँ पर शब्द बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाना है, यानी कि यहाँ पर हमको यह बताना है कि इसका जो एग्जैक्ट विलोम क्या होगा। तो दोस्तों उर्वर का जो विलोम शब्द है वह ऊसर ही होता है। बंजर का दोस्तों उपजाऊ, गरिमा का जो होता है दोस्तों वह लघिमा होता है और आग्रह का जो है वह दुराग्रह होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ए बी डी सी यानी कि विकल्प सी जो है इसका प्रश्न का सही उत्तर है। वर्ण एवं वारण शब्दों का सही शब्द अर्थ युग्म विकल्प है, यानी कि वर्ण का और वारण का अर्थ जो है क्रमशः क्या होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि चुनाव और न्यौछावर, यानी कि पहले वाले वर्ण का अर्थ चुनाव और वारण का अर्थ जो है वह न्यौछावर होता है। वाराहत शब्द में समास बताना है, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि तत्पुरुष समास, क्योंकि जिस समास का विग्रह करने पर विभक्तियां ऐड हो जाती हैं, जैसे वाराहत यानी कि बाण से आहत, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। कन्नौजी भाषा किस जिले में मुख्य रूप से बोली जाती है? मथुरा, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि यहाँ पर हम कानपुर जो है वह कह सकते हैं, क्योंकि कन्नौज के आसपास के जो ज़िले हैं उसमें कानपुर आता है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि कन्नौजी भाषा मुख्य रूप से कानपुर में बोली जाती है। कन्नौजी भाषा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में जैसे फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, औरैया, इटावा, मैनपुरी, शाहजहाँपुर और पीलीभीत जिले में बोली जाती है और इसे पश्चिमी हिंदी का ही एक बोली माना जाता है। भारत में सार्वजनिक नीति के प्रमुख मॉडलों में शामिल है शीर्ष नीचे दृष्टिकोण, जमीनी स्तर का मॉडल, सहयोगात्मक मॉडल और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी। गगनयान मिशन के तहत भेजे जाने वाले व्योम मित्र का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि व्योम मित्र का जो अर्थ है वह अंतरिक्ष का मित्र है। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, जिनके नाम पर विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है, उनका मुख्य योगदान क्या था, यानी कि उन्होंने ऐसा प्रमुख कार्य क्या किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि CSR के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वह जो है सदस्य थे। यानी कि डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को भारत में अनुसंधान प्रयोगशालाओं का जनक कहा जाता है, यानी कि उन्होंने इस प्रयोगशाला का जो है वह स्थापना करी थी और उन्होंने देश भर में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए CSR की 12 बड़ी प्रयोगशालाएं स्थापित की थी। कौन? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, और उन्हीं के नाम पर विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे साथियों कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता कैसी होती है? बहुत अधिक, बहुत कम, वायुदाब प्रवणता नहीं होती और वायुदाब प्रवणता होती है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि बहुत अधिक होती है क्या वायुदाब की प्रवणता उष्णकटिबंधीय चक्रवात में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है और चक्रवात का केंद्र गर्म वायु तथा निम्न वायुदाब और मेघ रहित क्रोड के लिए जाना जाता है और इसे तूफान की आंख कहा जाता है। सामान्यतः समदाब रेखाएं एक दूसरे के नज़दीक होती हैं जो उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे कि MS एक्सेल 2007 वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी होती हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि 10,48,576। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत से लिंक करने और व्यक्तिगत पत्र या लेबल सृजित करने की अनुमति देती है। मेल मर्ज, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस और टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प यानी कि मेल मर्ज की सुविधा जो है जिससे आप किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत से लिंक कर और व्यक्तिगत पत्र या लेबल स्मृति सृजित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे कि इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में किसी रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल और डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटरनेट बनाने वाली नेटवर्क में मुख्य रूप से एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण BGP यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर विभिन्न स्वामित्व प्रजातियों यानी कि ऑटोनॉमस सिस्टम के बीच रूटिंग निर्णय के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको अपने कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच के साथ संयोजित करने की अनुमति देता है। स्विच, हब, मोडेम और राउटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मोडेम। आप सभी साथियों से मैं उम्मीद रखूंगा कि आप जो है मोडेम का फुल फॉर्म जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आप जो है अगर पेट क्वालिफाई कर लिए हैं लेखपाल के लिए, आप जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह प्रश्न तो जरूर ही आता होगा। तो मैं अब सभी अपने दोस्तों मित्रों से ज़रूर आग्रह करूंगा कि आप सभी जो है मोडेम का जो है फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई भी साथी इस बात को ऐसे में नहीं लेंगे कि मैं किसी के ऊपर कटाक्ष कर रहा हूं, परंतु साथियों मैं बस आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप जो है मोडेम का फुल फॉर्म जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न आता होगा और आप जो है कमेंट में ज़रूर इस प्रश्न का जो है आप जो मेरे द्वारा प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर लिखेंगे। तो आइए साथियों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि सरकार से नागरिक ई-गवर्नेंस सेवा का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग जो है वह गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि सरकार से नागरिक सेवा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑनलाइन पेमेंट मोड में नहीं है। पॉडकास्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ई वॉलेट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि पॉडकास्ट। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ई वॉलेट तीनों ही ऑनलाइन पेमेंट मोड हैं, जबकि पॉडकास्ट एक प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर डाउनलोडेड टू डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध कराया जाता है। जैसे डिजिटल ऑडियो फाइलों को कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत डिवाइस पर डाउनलोड कर सकता है यदि उसको यह ऑडियो फाइल पसंद हो। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे कि एक ऑडियो सैंपल में बिट्स की संख्या कही जाती है। बिट डेप्थ, बिट डेंसिटी, ऑडियो रिजोल्यूशन और ऑडियो डेप्थ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि बिट डेप्थ। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है। DOS हमला, सॉलिसिटिंग, स्टॉकिंग और फिशिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि DOS हमला। यानी कि DOS का फुल फॉर्म होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। एक साइबर अटैक है जिसमें अटैक किसी सिस्टम या नेटवर्क को इतना अधिक ट्रैफिक भेजते हैं कि वह वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध यानी कि अनअवेलेबल हो जाता है। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे दोस्तों कि AI एप्लीकेशंस को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है। पाइथन, लिस्प, पर्ल और प्रोलॉग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि पर्ल का यूज नहीं किया जाता है। उपयुक्त दी गई भाषाओं में पर्ल का उपयोग आमतौर पर AI के लिए नहीं किया जाता है, जबकि लिस्प और प्रोलॉग
जबकि लिस्प और प्रोलाग दो ऐसी भाषाएं हैं जिनका व्यापक रूप से एआई के लिए उपयोग किया जाता है, और पाइथन का उपयोग भी एआई में किया जाता है, परंतु पर्ल का उपयोग नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी डिवाइस का उदाहरण नहीं है? फिटनेस ट्रैकर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, स्मार्ट थर्मोस्टेट और स्मार्ट रेफ्रिजरेटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वह आईओटी डिवाइस का उदाहरण नहीं है। डेस्कटॉप कंप्यूटर आमतौर पर आईओटी डिवाइस नहीं माने जाते क्योंकि वे मुख्य रूप से एक व्यक्तिगत कंप्यूटिंग डिवाइस हैं, जबकि डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग आईओटी उपकरणों को नियंत्रित करने या उनसे डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे दोस्तों कि वह मेमोरी जिसके किसी लोकेशन पर उस लोकेशन को बताने के बाद एक निश्चित समय में पहुंचा जा सकता है कहलाती है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और उपयुक्त एक में से अधिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि उसको जो है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक आईपी पते की आवश्यकता होती है, और आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का पूर्ण रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसे नंबरों यानी कि 0 से 255 में के बीच में ही दर्शाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि आईपी पते में 0 से 255 नंबर ही लिखा जा सकता है। 255 से ज़्यादा जब नंबर अगर कोई लिखा रहेगा तो वह फेक होता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। यह दो प्रकार की भी होती है, IPv4 और IPv6। कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े डिवाइसेज की पहचान करना और उनके बीच ट्रांसफ़र करने में भी यह जो है मदद करता है। पाश्चराइजेशन यानी कि पाश्चुकरण प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया था? एंटोन वैन ल्यूनहॉक, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर और रॉबर्ट कोच। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि पाश्चराइजेशन की खोज जो है वह लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। DRM यानी कि डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि डिजिटल सामग्री के अनधिकृत वितरण को मैनेज करना DRM का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था। भारत में भूकंप के अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में शामिल नहीं है उत्तराखंड, दक्कन का पठार, पश्चिमी हिमालय प्रदेश और कच्छ यानी कि गुजरात राज्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि दक्कन का पठार जो है वह अति जोखिम क्षेत्र में शामिल नहीं है। प्रौद्योगिक स्वदेशीकरण का नैतिक और विधिक आयाम किससे जुड़ा है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि डेटा गोपनीयता और नागरिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को बढ़ावा देने का मुख्य कारण क्या है? कम लागत, प्रदूषण रहित ऊर्जा, अधिक ताप उत्पादन, पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को बढ़ावा देने का मुख्य जो उद्देश्य है वह प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्त करना है। ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान संबंधित है किससे? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि ग्राम पंचायतों में नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने से संबंधित है। कौन सा? ग्राम ऊर्जा स्वराज। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन द्विअनुपयोगी तकनीक का उदाहरण है? ट्रैक्टर, मोबाइल फोन, GPS प्रणाली और हाथ की घड़ी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि GPS प्रणाली। GPS का उपयोग नागरिक नेविगेशन और सैन्य लक्ष्य निर्धारण दोनों में होता है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। गुजरात, झारखंड, असम और मिजोरम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 1, 2 और 4 यानी कि गुजरात, झारखंड और मिजोरम। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कर्क रेखा टोटल भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा तथा मिजोरम जो है वह आते हैं। असम नहीं आता है। निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः प्रति प्रयोग सर्वाधिक है? तापी, कृष्णा, पेन्नार और सुवर्णरेखा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि कृष्णा नदी बेसिन का।
देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौमजल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। कुल पुनः पूर्ति योग्य भौमजल संसाधन का लगभग 46% गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है। उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ भागों में नदी बेसिनों में भौमजल अपेक्षाकृत अधिक है। उपयुक्त विकल्पों में कृष्णा नदी बेसिन का पुनः पूर्ति उपयोग जो है वह सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 76 देखेंगे दोस्तों कि प्लो पैन के नीचे एक अभेद्य परत बनाने के लिए स्थिर पानी की स्थिति में किए गए जुताई ऑपरेशन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि उसे जो है पडलिंग कहा जाता है। सितंबर 2025 में किस गांव में पहली बार बिजली आपूर्ति की शुरुआत की गई। फुलवरिया गांव, खुंडरा गांव, अंडौला गांव और भदसी गांव। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि फुलवरिया गांव में सितंबर 2025 में झारखंड के कोडरमा नगर पंचायत के फुलवरिया गांव में 8 दशक के बाद पहली बार बिजली की आपूर्ति शुरू हुई। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के मंदिर के पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश, असम, त्रिपुरा और केरल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि त्रिपुरा के। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के गोमती जिले में स्थित प्राचीन शक्तिपीठ माता त्रिपुरी सुंदरी मंदिर के पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन किया। मई 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा सहयोग पहल की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उड़ीसा। प्रतिवर्ष विश्व लूपस दिवस कब मनाया जाता है। 8 मई, 6 मई, 10 मई और 9 मई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 10 मई को विश्व लूपस दिवस मनाया जाता है। अब साथियों यह पहली बार इस वर्ड को हम सुन रहे हैं तो आइए थोड़ा सा व्याख्या में देख लेते हैं कि प्रतिवर्ष 10 मई को विश्व लूपस दिवस मनाया जाता है और यह बीमारी रोमेटोलॉजी का एक प्रकार है तथा मुख्य रूप से महिलाओं में पाई जाती है। मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। इस प्रश्न का हम सभी को उत्तर देना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि नई दिल्ली में भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन किया गया। प्रश्न नंबर 82 देखेंगे दोस्तों कि आर्थिक नियोजन विषय है संघ सूचिका, राज्य सूचिका, समवर्ती सूचिका और किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि आर्थिक नियोजन समवर्ती सूचिका विषय है। प्रश्न नंबर 83 देखेंगे कि संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है को कहा जाता है क्या। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि उसको जो है नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात यानी कि CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि साख सृजन में वृद्धि होगी। बैंकों के नकद कोष अनुपात यानी कि CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो में कमी होने का प्रभाव होता है बैंक की आय में वृद्धि होना, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि होना तथा बैंकों को साख प्रसार करने के लिए अधिक धन की उपलब्धता इत्यादि। शब्द बुल तथा बियर किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि शेयर बाजार से बुल और बियर जो है यह जुड़ा हुआ है। विनिवेश से प्राप्त राशि को निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया जाता है। गैर कर राजस्व, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, कर राजस्व। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां। सतत शहर और समुदाय किस SDG से जुड़े हुए हैं यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि SDG 11 से। आइए व्याख्या देखेंगे कि सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG 11 का उद्देश्य सुरक्षित, लचीले और सतत शहर को बढ़ावा देना है। उपयुक्त सतत विकास लक्ष्य तथा उनके उद्देश्य निम्न है। SDG 10 जो है असमानताओं में कमी लाना है। SDG 12 जो है वह संवहनी उपभोग और उत्पादन करना है और SDG 13 जो है वह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। उस प्रश्न को क्या कहा जाता है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्न वह प्रश्न होता है जिसका उत्तर सदन के सदस्यों द्वारा मंत्री से मौखिक रूप से मांगा जाता है और जिसे सदस्यों द्वारा एक तारांकित चिन्ह से चिन्हित किया जाता है। मैक एड्रेस की मानक लंबाई है कितनी? तो दोस्तों इस प्रश्न की जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 48 बिट्स। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केन बेतवा परियोजना बुंदेलखंड को जल संकट से मुक्त करने की दिशा में है और यह परियोजना केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि केवल कथन एक ही सही है। व्याख्या देख लेते हैं कि केन बेतवा परियोजना बुंदेलखंड को जंगल संकट से मुक्त करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करना है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के जिलों में फैला हुआ है। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह परियोजना केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है बल्कि यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक संयुक्त जो है उद्यम है। अब साथियों यहाँ पर जो है डीआई का प्रश्न आ गया, तो आप सभी साथी वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तो हम यहाँ पर डीआई के प्रश्नों को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर दो ब्रांड है यानी कि ब्रांड ए तथा ब्रांड बी जो है उनके लिए यहाँ पर यह जो है ग्राफ बनाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रांड ए जो है यह ब्लैक वाले जो हैं यह डब्बे हैं वो ब्रांड ए के लिए और जो ट्रांसपेरेंट डब्बे हैं वो ब्रांड बी के लिए बताया गया। ठीक है, अब यह तो डीआई काफ़ी आसान है। तो देखिए यहाँ पर और बाकी ईयर आपको नीचे दिया हुआ है। तो ब्रांड ए के लिए वर्ष 2015 में बेची गई कारों की संख्या, तो हम यहाँ पर पहले ब्रांड ए के लिए 2015 तो 2015 और ब्रांड ए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है 2015 और ब्रांड ए यानी कि 500 हो गया। ठीक, और 2014 में बेची गई कारों की संख्या से कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो 2014 में ब्रांड ए को ही देखना है, तो 2014 में ब्रांड ए में कितना है वह 750 है। तो ये 750 है, तो 750 में हमको बताना है कि 500 कितने परसेंट की कमी हुई। तो कितने परसेंट की कमी हुई दोस्तों? यहाँ पर 250 की कमी हुई, कितने पर? 750 में। तो 1/3 यानी कि 33%। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि 33% जो इसका उत्तर होगा। अब 92 नंबर देखेंगे, कितने वर्षों में ब्रांड ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या ब्रांड बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या से अधिक है? तो साथियों यहाँ पर तो हम आसानी से इसको देख लेंगे कि कितने वर्षों में जो है वह बताना है। तो यहाँ पर अधिक बताना है, ये तो काफ़ी आसान है, तो इसको तो आप आराम से लगा लेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 2 ऐसे वर्ष हैं जिसमें ब्रांड ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या ब्रांड बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या से अधिक है। अब साथियों वर्ष 2008 से 2016 तक किस वर्ष के में ब्रांड ए तथा 2000 बी की संयोजित बिक्री सबसे अधिक है? तो हर ईयर का दोस्तों हम यहाँ पर निकालेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में हम जो है इनमें यह निकाल लेते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन से भी कर लेते हैं। तो 2008 में चेक करेंगे, 2009 में और 2012 में, 2016 में, ऐसे हम जो है चेक कर लेंगे। तो 2008 का अगर मुझे चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर संयुक्त हमको निकालना है। तो 1050 में हम 1720 को ऐड कर देंगे, तो यह जो है साथियों लगभग 2770 के आसपास आएगा। बाकी 2009 में तो 1150 में 1840 ऐड कर देंगे, तो यह जो है 2990 के आसपास आएगा। तो हम सभी को इसी तरह 2016 तक ऐड कर लेंगे और जिसमें सर्वाधिक होगी वही हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर होगा वो विकल्प बी यानी कि 2009 में। साथियों आप भी थोड़ा कोऑपरेट करिएगा क्योंकि मेरे पास वो वाइट बोर्ड नहीं है जिससे मैं टेक्निकल बोर्ड, तो मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, तो आप सभी साथी कोऑपरेट करेंगे तो ये जो है हम सभी जो है इन प्रश्नों को भी आसानी से कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 94 देखेंगे, वर्ष 2015 में दोनों ब्रांडों की कुल बिक्री वर्ष 2016 में हुई कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है? तो यह प्रश्न भी आसान है। 2015 में दोनों ब्रांडों की हम बिक्री यहाँ पर देखते हैं। तो 2015 में दोस्तों यहाँ पर जो है ब्रांडों की बिक्री कितनी हो गई? 500 और 1150। तो इसको हमने ऐड कर लिया इन दोनों को, तो यह हो गया 1650। और 2016 में कितना हो गया दोस्तों, इसको हम ऐड कर लेंगे तो 11, 8, 19 और 2000।
तो यहाँ पर साथियों परसेंटेज बताना है कितना है, तो यहाँ पर 1650 जो है वह 2000 का कितना परसेंट होगा, तो इससे सीधे डिवाइड कर देंगे तो 2/16 यानी कि 82.5 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इजीली ये हो जाएगा। तो 94 का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि 82.5। अब साथियों प्रश्न नंबर 95 में हम यहाँ पर देखेंगे, मैंने इसीलिए ग्राफ को कई बार मैं रख लेता हूँ ताकि आसानी से जो है वह वीडियो को ज़्यादा डिस्टर्ब न हो और हम प्रश्नों को यहाँ पर देख पाएँ। तो ब्रांडे के लिए वर्ष 2014 में बेची गई कारों की संख्या वर्ष 2008 में बेची गई कारों की संख्या से कितनी प्रतिशत कमी हुई, तो 2014 में ब्रांडे का कितना है 750। आसान दिया है यह 750। और कौन सा ईयर बोला है, वर्ष 2008 में। तो वर्ष 2008 में बेची गई कारों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 1050, 1050। तो पूछ रहा है कि कितनी कमी हुई, तो कितनी कमी हुई, 1050 से 750 हो गई थी, यानी कि 300 की कमी हुई थी कितने पर, 1050 पर। तो इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे तो यह जो है 28.57 के आसपास जो है आएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प है, यानी कि 28.57। अब साथियों दूसरी DI जो 96 से 100 तक है उसको हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो ऐसी DI थोड़ी सी टेक्निकल होती है। तो वर्षों में 3 कंपनियों से निर्यात आपको करोड़ों में दिया गया है, X, Y और Z है। तो आइए करने का प्रयत्न करते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों कंपनियों का निर्यात सबसे अधिक था। अब साथियों यहाँ पर देखिए, बहुत इत्मीनान से करेंगे। 1993 में ये हम तीनों को ऐड कर लेंगे, 94 के लिए ये ऐड कर लेंगे, इस तरह से हर ईयर का हम ऐड कर लेंगे, परंतु एक बार हम ऑप्शन से भी करेंगे। तो अगर साथियों हम पहले 1999 में देखते हैं, 1999 का, तो 1999 में क्या होगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये वाला टॉप कितना है 140, X का 120 और Z का जो दोस्तों जो है वो 100 है। तो हमने इनको ऐड कर लिया तो कितना हो गया 360। इसी तरह हम 1998 का ऐड करेंगे और इन सबका ऐड करेंगे साथियों, तो जो है सबसे अधिक जो आएगा वह किसका आएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो आएगा वह 1999 का आएगा। तीनों कंपनियों के 1994 में औसत निर्यात और 1995 में औसत निर्यात के बीच क्या अंतर था, तो 94 और 95 का हमको तीनों कंपनियों का ऐड करना है। तो साथियों यहाँ पर हम 94 और 95 का स्पेशली यहाँ पर दिया गया है। तो 1994 में जो औसत साथियों आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर हम देखें तो 1994 को चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो कितना आ रहा है 1994 में जो टॉप है वह 90 है, फिर 60 है, फिर वह 40 है। इन तीनों को हमने ऐड कर लिया और डिवाइड 3 कर लिया क्योंकि औसत निकालना है। तो यह कितना आएगा 190/190/3 आएगा। ठीक है। और साथियों हमको 1995 में, तो 1995 को हमने तीनों को ऐड कर लिया और इसका जो है टोटल आएगा 220/3। आप ऐड करके देखिएगा और यहाँ पर कितना अधिक है यह घटाना है। तो यहाँ पर दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 10 करोड़ आएगा, 10 करोड़ यह इसका जो है सही आंसर होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि 10 करोड़। किस वर्ष में कंपनी वाई और जेड के निर्यात के बीच अंतर अधिकतम था, तो यह तो आप आसानी से निकाल लेंगे ग्राफ को देख करके। और पहले आप जो कोशिश करेंगे जो विकल्प में दिया है पहले 1900 सभी का निकालने से अच्छा है कि जो पहले विकल्प में दिया होता है उनका निकालते। पहले 1997 का, 96 का, 94 का, 95 का, तो इसी में कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि 1995 में जो है अंतर अधिकतम था। वर्ष 1999 में कंपनी एक्स का निर्यात कंपनी जेड के निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इस प्रश्न का जो साथियों कंपनी एक्स का निर्यात जो है वह 120 करोड़ है और जेड का जो निर्यात है वह 100 करोड़ है। तो कितना अधिक है यह जो है, कितना अधिक, 100 से 120 हो गया तो 20% अधिक है। और वर्ष 1995 में तीनों कंपनियों का औसत निर्यात कितना है, तो यह प्रश्न भी साथियों आसान है। वर्ष 1995 में तीनों कंपनियों का हम जो निर्यात है उसको ऐड करके और उसे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, आइए देखते हैं, 40 + 60 + 120, इन तीनों को जोड़ को हमने तीनों से ऐड कर दिया तो हमें औसत मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प
ए यानी कि 73.33। तो दोस्तों इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 4 का यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसके प्रैक्टिस सेट 4 का सभी 100 प्रश्नों को हमने यहाँ पर व्याख्या सहित देखा। जहाँ पर मुझे लगा कि डीप एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है उन प्रश्नों को मैंने डीपली एक्सप्लेन भी किया, डीआई के भी प्रश्नों को देखा। तो साथियों अब यहाँ पर जो है वीडियो द एंड हो गया, यानी कि सभी 100 प्रश्नों को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो साथियों वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है और आपको यह प्रैक्टिस सेट कितना बेनिफिशियल लग रहा है। आप सभी साथी जो है कमेंट में लिख करके जो है अपना कमेंट लिखें, और इसमें साथियों क्या सुधार किया जा सकता है आप जो है अपना सुझाव भी देंगे। तो अब सुझाव भी मैं उसे सराखों पर रखूँगा और मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो है एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। तो आप सभी साथी जिन्होंने वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखा, उन सभी साथियों का मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप सभी साथी जो है प्लीज़ इस चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।